हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। सो प्लस 2 क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपका एक न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि जो चॉइस आती है 5 नंबर का, देखो चैप्टर है, इस 5 नंबर के चैप्टर में एक न्यूमेरिकल आएगा और थ्योरी आएगी, उसके साथ चॉइस आएगी। चॉइस में न्यूमेरिकल जो आएगा यहां से भी बन सकता है, और जो पीछे हम पार्ट कर चुके हैं वहां से भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है विद थ्योरी। तो प्लीज इसमें फोकस करना। 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट हम अब तक का कर चुके, सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, थर्ड पार्ट इसके बाद स्टार्ट होगा। वो तीनों पार्ट में से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का जो टॉपिक करें दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू aqueous सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो किस में ब्रेक हो जाएंगे? आयंस के अंदर टूट जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसको जो लाइट में लेके आए, इनको डिफाइन जो किया वो फैराडे ने किया। फैराडे ने 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। पर किस पे बेस थे? इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे। तो मैं थोड़ा सा फैराडे के ऊपर लाइट डालना चाहूँ। फैराडे कौन थे? ठीक है, फैराडे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया। उन्होंने डायमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोलिसिस को भी एक्सप्लेन किया। ये 22 सितंबर 1791 में बोर्न हुए थे और 25 अगस्त 1867 में डाई हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवर करके दी। तो पहले हम ये बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इन्होंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। यानी जितना हम करंट पास करेंगे, जितना हम चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोड में पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से पास करेंगे, उतना ही अमाउंट डिस्चार्ज होगा और उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट। कंडक्ट करके एक्सपेरिमेंट में क्या बताया? ये सॉल्यूशन जो मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में है, ठीक है, फैराडे का क्या कहना कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में करंट जब भी पास करेंगे या चार्ज जब भी पास करेंगे, ठीक है, तो चार्ज जब पास हो रहा है तो सीधी सी बात है वो किसी भी इलेक्ट्रोड से, जैसे कैथोड से, तो एनोड टू कैथोड डिपोजिशन चलेगी। एनोड के ऊपर क्या होगा? वो क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। और कैथोड के ऊपर क्या होती जाएगी? डिपोजिशन होती जाएगी। अगर मैं करंट ज्यादा से ज्यादा पास करूं, अगर मैं करंट ज्यादा से ज्यादा पास करूंगा तो उतना ही ज्यादा डिस्चार्ज होगा और उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगी। कहने का मीन्स क्या हो गया? अगर हम चार्ज को डबल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो अमाउंट डिपॉजिट और डिस्चार्ज क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। अगर मैंने अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे दी तो कैथोड पर क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव बढ़ जाएगा। और कैथोड पर जब चार्ज ज्यादा पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो नेगेटिव को क्या करेगा? बहुत तेजी से खींचेगा। ये चीज याद रखना। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने ये मान लो चार्ज बढ़ा दिया, ये कैथोड है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव को क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया? फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या किया? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया और चार्ज को बढ़ाता चला गया। जो अमाउंट डिपॉजिट या डिस्चार्ज हो रहा था उस पर भी इफेक्ट पड़ता चला गया। तो व्हाट ही ऑब्जर्व, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे डिपोजिशन भी बढ़ती जा रही है और डिस्चार्ज भी बढ़ता जा रहा है इन ग्राम्स। तो दूसरा ये देखा कि क्यू को डबल किया। क्यू क्या है? चार्ज, और डब्ल्यू क्या है? अमाउंट डिपॉजिट। क्यू को डबल किया तो सीधी सी बात है डब्ल्यू भी डबल हो गया। तो उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव किया, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो W इक्वल टू क्या आ गया? ZQ। जब W क्या है? अमाउंट डिपॉजिट और डिस्चार्ज। अमाउंट डिपॉजिट और डिस्चार्ज क्या हो गया? अमाउंट डिपॉजिट और डिस्चार्ज इन ग्राम। Q चार्ज हो गया। Z क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इन्होंने एक इक्वेशन ड्राइव की, W इक्वल टू ZQ। अब आप ये जानना चाहोगे ये Z क्या होता है? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। Z क्या होता है? इसको Z को हम किस बेस पे समझ सकते हैं? इक्विवेलेंट लॉ के बेस पे समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं आपको इक्विवेलेंट लॉ क्या होता है। हमने इक्वेशन की W इक्वल टू ZQ, ये हमने मान ली फर्स्ट ऑप्शन हमारा, ठीक है। फैराडे फर्स्ट लॉ से आई है। W किसके बराबर होता है? ZQ। Z क्या है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेस ऑफ इक्विवेलेंट लॉ। तो क्या होता है? व्हेन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू सॉल्यूशन, जब एक यानी करंट आप पास कर रहे हो जितना भी, ऑलवेज इक्विवेलेंट कितना? जितना वो प्रोडक्ट बनाएगा। भाई जितना आपने करंट पास किया है या चार्ज पास किया है उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें से इवॉल्व होगा, तो उतने के बराबर होगा। यानी प्रोड्यूस जितना हुआ है उसके बराबर होगा। तो वन इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? इक्विवेलेंट मास के बराबर। कि कितना इक्विवेलेंट मास
डिकम्पोज हुआ है, तो उसको हम डिनोट कर दिया ई ग्राम। कितना हुआ है? ई ग्राम। तो ये कैसे अभी ई ही यूज कैसे किया कि 1 मोल इक्वल टू हम करते हैं मोल के बराबर होता है, तो 1 एम लिख देते हैं, वैसे ही 1 ई ग्राम आ गया। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पास किए, क्या प्रोड्यूस हुए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जब हमने चार्ज पास किया तो कितना पैदा हुआ सॉल्यूशन के अंदर? इलेक्ट्रॉन कितने पैदा हुए? डिकम्पोज कितना हुआ? 1 मोल डिकम्पोज हो गया। कितना डिकम्पोज हुआ? 1 मोल डिकम्पोज हो गया, यानी टूट गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो कैसे आए? चार्ज से। चार्ज कैसे आता है? चार्ज आता है हमारे पास Na मल्टीप्लाई QE। ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ गया? 965000 कूलम। ये वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ये किसके बराबर होती है? 1 फैराडे के। किसके बराबर है? 1 फैराडे। तो कभी आपसे पूछ ले 1 फैराडे क्या होता है, ये बाद में फिर आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो कितनी होती है? 965000 कूलम। अगर पेपर में ना आए, ये वैल्यू याद रखनी है आपने। नेक्स्ट आए कैसे? सामने Na मल्टी QE के हिसाब से आई। W इक्वल टू ZQ। हमने ये क्या? Q तो आ गया, चार्ज तो हमारे पास आ गया कितना? 96500 कूलम। ठीक है, W कितना है? E ग्राम। E ग्राम आया ना, W ऊपर किया था, तो Z किसके बराबर आ गया? E डिवाइडेड बाय 96500 लिख सकता हूं जी। अब इस इक्वेशन को, इस सेकंड को हम किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट इक्वेशन में Z की वैल्यू लगा दो। W इक्वल टू EQ डिवाइडेड बाय 96500, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो Q किसके बराबर होता है हम जानते हैं। ठीक है, करंट मल्टीप्लाई टाइम। चार्ज किसके बराबर होता है? करंट मल्टीप्लाई टाइम के बराबर। तो Q इक्वल टू IT आ गया। तो W किसके बराबर आ गया? EIT डिवाइडेड बाय 96500। तो ये आ गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन। ये याद रखनी है सारे, ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी हो गया। W इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500। E कैसे निकालेंगे? अब E को कैलकुलेट कैसे करें भाई? E ग्राम अगर गिवन नहीं है तो E को कैलकुलेट कैसे करें? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मोलर मास आप जानते हो निकालना। मान लो CO2 का पूछ लो आपसे मोलिकुलर मास कितना होता है, तो आपको क्या सर कार्बन का एटॉमिक मास +2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास +1 में करके आए हो, तो टोटल कितना हो गया? 44 ग्राम आ गया सर मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर क्या होता है? चलिए इसके बारे में भी समझते हैं, वैलेंसी वेक्टर क्या होता है। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? E इक्वल टू M डिवाइडेड बाय VF। VF क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको भी समझते हैं, और इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो W मेरे पास क्या आ गया? MIT डिवाइडेड बाय VF मल्टीप्लाई 96500। M क्या है? मोलर मास। I क्या है? करंट। T क्या है? टाइम। VF क्या है? वैलेंसी फैक्टर। और 96500 क्या है? फैराडे की वैल्यू। मैं यहाँ फैराडे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई F ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास हम जानते हैं W बाई, अगर मैं M को इधर ले आऊं, W बाई M इक्वल टू IT डिवाइडेड बाई VF मल्टीप्लाई 96500 हो जाएगा मेरे पास। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करने पड़ जाए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? IT डिवाइडेड बाय VF मल्टीप्लाई 96500। तो ये फॉर्मूले आपको याद करना, जितने भी मैं बॉक्स में फॉर्मूले रखता जा रहा हूँ उन फॉर्मूला की सीट बनाते जाना जी। आपके न्यूमेरिकल में आपको बड़ी जरूरत पड़ेगी और आपके कंपटीशन में भी आपका रोल प्ले करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। मैं यही खत्म कर देता हूँ एक ही लाइन पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं? ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है जी? 1। तो कितना आया? 1। Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आया जी? 2। तो 2 वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया? 2। I2 I नेगेटिव। आपको सर यहाँ पे 2 कैसे है? पहले बैलेंस तो कर लो भाई। अब आपने I2 लिया है तो प्लस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो क्योंकि 2 I है, कितने आई हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वैलेंसी वेक्टर भी कितना आएगा? 2। यानी हमने ये चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। +1 में आपने सीखा होगा रेडॉक्स वाले चैप्टर में, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? बैलेंसिंग। क्या जरूरी है? बैलेंसिंग। ये 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंसिंग। और उसके बाद हमारे पास बैलेंसिंग A + 2B + 3C कन्वर्टेड इनटू 4D + 12 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। तो हमने ऑब्जर्व किया कितने इन्वॉल्व है? 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो वैलेंसी वेक्टर A का कितना हो गया? 12। ठीक है, और V है वो B कितना हो गया? 12/2 6। इसका कितना होगा? 3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अगर वैलेंसी वेक्टर निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये जो आगे वैल्यू लिखी हुई है इसके आगे कितना है? 1। तो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनसे डिवाइड कर दीजिए तो कॉमनली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसी वेक्टर सोल्ट का निकालना पड़ जाए तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव।
ठीक है, चार्ज कितना है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो किसी एक को देख लो, पॉजिटिव या नेगेटिव को, तो पॉजिटिव कितना है 1, नेगेटिव भी कितना है 1, तो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को देखो, वैलेंसी वेक्टर कितना आ गया 1, MgCl2, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ रहे हो। एक और टर्म आते हैं यहाँ पे, जिसको हम डिनोट करते हैं नीटा, किससे, नीटा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ सेल पूछ ले तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने, मास ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय मास थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला ये याद रखिए ऐसे EIT डिवाइडेड बाय 96500 मीटर। कभी ये पूछा नहीं गया, यहां तक कि आपके न्यूमेरिकल में ये चीजें पूछी जाएंगी। चलिए करते हैं इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल, ताकि साथ साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को, कैलकुलेशन पार्ट को समझ सके। चलते हैं न्यूमेरिकल, तो बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल जो पेपरों में आए हो उन्हीं की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल हम पेपर वाले इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जो प्रीवियस ईयर्स है, जो बच गए, प्लीज उनको घर पे प्रैक्टिस करके जरूर देखें। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप जरूर करें मुझे, ठीक है, मेरे नंबर पर। ओके, तो 96.5 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 1000 सेकंड थ्रू 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मोल्टन NaCl, MgCl2 and Al2O3। इनका मोलिकुलर मास हमें दे रखा है, Na का 23 है, Mg का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है। कैलकुलेट मास ऑफ NaMgAl डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, ठीक है, इनका मास कैलकुलेट करना है। और इनका मास कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के माध्यम से। N = W/m होता है, पर मेरे पास W तो निकालना है मुझे, N है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, IT डिवाइडेड बाय Vm मल्टीप्लाई 96500। तो हमें क्या चाहिए, वैलेंसी वेक्टर चाहिए। I मेरे पास है, T मेरे पास है, दोनों है, N निकालना तो Vf नहीं है। तो Vf को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Na इसका वैलेंसी वेक्टर कितना 1, मैग्नीशियम का कितना 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी वेक्टर कितना 3, ये कैलकुलेट हो गया। इसके कैलकुलेट होते ही वैल्यू पुट करते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं जरा Na का 96.5, T लगा दिया, 1 मल्टीप्लाई 96500 कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो M कितना आया, N आ गया मेरे पास 1 मोल, N = W/m, तो W किसके बराबर आ गया 23 ग्राम। तो मास डिपॉजिट कितना हुआ 23 ग्राम। जरा निकालते हैं Mg का, NMg, तो यहाँ पे कितना आया 96.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 96500, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 96.5 था तो नीचे क्या आ गया मल्टीप्लाई 10 आ गया, ठीक है। तो 10 से 10 गया, 96.5 से 96.5 गया, कितना आया 1/2 आ गया, कितना आ गया हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है हाफ आ गए। तो N किसके बराबर होता है W/m के, ठीक है। तो ये आया हाफ, ये आया W निकालना हमें, M कितना दे रखा है Mg का M है 24, ठीक है। तो W कितना आ गया 24 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आया 2 ग्राम। सही कर रहा हूं, 12 लगा दिया भाई, 2 दे रखा है यार, कहा खोए हुए, कितना आ गया 12 ग्राम। कितना मास डिपॉजिट हुआ मैग्नीशियम का 12 ग्राम। अब जरा ये तो हो गया Mg का, अब जरा कैलकुलेट करते हैं एल्यूमिनियम का, NaL 96। प्लीज बी फोकस्ड, इधर उधर दिमाग ना दौड़ाए, ठीक है। पहले इसको समझ ले और फिर करना स्टार्ट कर। ये लिख लिया जी, कट गया जी पूरा, कितना आ गया 13 1/3, ठीक है। तो W किसके बराबर आ गया W, ठीक है। N मल्टीप्लाई करो, है ना, नए नए तरीके साइंटिस्ट नहीं बनना। N = W/m, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। W नहीं है मेरे पास, M मेरे पास है 27, N कितना है 1/3 = W/27। तो W किसके बराबर आ गया WAL, इसके बराबर आ गया 27/3, कितना आ गया 9 ग्राम। तो ये एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिट। अगर आपसे कह दे इसी न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछ ले एक चीज, अगर आपसे पूछ ले कि इक्विवेलेंट ग्राम कितना डिपॉजिट हुआ, इक्विवेलेंट मास कितना डिपॉजिट, और हम जानते हैं अगर करंट सेम करंट अगर पास हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, सेम होंगे। तो जरा निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना डिपॉजिट हुआ इसके अंदर। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, N × Bf, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मुझे सोडियम के निकालने, N कितना था 1, वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो 1 आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट Mg के निकालने हाफ, N था मेरे पास 2, मेरे पास उसका वैलेंसी फैक्टर था 1 इक्विवेलेंट। अगर मुझे एल्यूमिनियम का निकालना, आप जरा देखिए एल्यूमिनियम का निकालते हैं, 1/3 × 3 कितना आया 1 इक्विवेलेंट ग्राम।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि तीनों में क्या पास हुआ है, सेम करंट पास हुआ 96.5 एम्पियर। अगर सेम करंट पास करेंगे तो इक्विवेलेंट ग्राम डिपॉजिट या इक्विवेलेंट ग्राम डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इस लो को अच्छे से याद कर लेना, न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं। थैंक यू।